नमस्कार। मैं अनिरुद्ध कुमार सुधांशु टॉकिंग न्यूज़ के इस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। और दिल्ली विश्वविद्यालय में एसी और ईसी के चुनाव 9 फरवरी को होने हैं और हम आपको लगातार उम्मीदवारों से मिलवा रहे हैं। ऐसे ही एक उम्मीदवार हैं एसी के लिए, जो कि इंटेक एक संगठन है, और उससे अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं डॉक्टर मेघराज, जो कि विधि संकाय से हैं। और हम उनको बहुत शुभकामनाएँ देते हैं और हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो वर्तमान में भी एकेडमिक काउंसिल के मेंबर हैं। ऐसे कौन से मुद्दे उन्होंने एकेडमिक काउंसिल में रहते हुए उठाए हैं जो कि शिक्षकों के लिए लाभकारी रहे हैं। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे आपसे। धन्यवाद सुधांशु जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया और आपका धन्यवाद, आपने हमें कवर किया और जानने की कोशिश की कि कौन से मुद्दे हमने उठाए, क्या कार्य रहा और आगे की क्या रणनीति है। देखिए, 2021 से 2023 के बीच में मेरा कार्यकाल रहा, जो कि अभी भी चल रहा है। 25 जनवरी को एक नेक्स्ट मीटिंग है और इस दौरान बहुत सारे विषयों को मैंने 0 आवर्स में उठाया। उसके साथ ही बहुत सारे विषय जो एजेंडा के तहत रखे गए उस पर भी अपनी ओपिनियन दी। बहुत सारे ऐसे विषय जिनके ऊपर हमारा डाइसेंट था, तो उसमें डाइसेंट नोट भी हमने लिखा है। पहली बात तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो लॉ फैकल्टी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी लॉ फैकल्टी है और इसमें बहुत समय तक एक्टिंग डीन का कॉन्सेप्ट चलता रहा। उस एक्टिंग डीन से दिक्कत ये था कि जो परमानेंट डीन जो होना चाहिए उसको रोक के और एक एक्टिंग डीन को ही वो भी एक महीने के नोटिस पे चलाया गया, जिससे बहुत सारी अव्यवस्था फैल गई थी विधि संकाय में। टीचर्स के लिए और स्टूडेंट के लिए जो कि सिग्नेचर लेने होते हैं उनके लिए भी बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहा था। मैंने इस मांग को पुरजोर से रखा और एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें जो है अपनी पूरी तरह से मेरा साथ दिया और एक एक्टिंग डीन हमारे जो काम कर रही थी उनको हटा के परमानेंट डीन हमको मिली। दूसरा ही जो हमारा जो इशू था वो था प्रमोशन का। प्रमोशन बहुत दिनों से लटके हुए थे। वो असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर के, एसोसिएट से प्रोफेसर के लिए, प्रोफेसर से जो 2018 की गाइडलाइन के तहत सीनियर प्रोफेसर के। और फॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेशन और नए कुलपति के आने के बाद में हमारे यहाँ से लगभग प्रमोशन कंप्लीट हो चुके हैं। उसी के साथ बहुत सारे कॉलेजेस से भी मुझे फ़ोन आते रहे हैं, बिकॉज जब भी कोई एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग होती है तो मैं पर्सनल मैसेज भेजता हूँ कि किसी तरह की एकेडमिक इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं उनको अथॉरिटीज़ के सामने रख सकूं। और वो जो पर्टिकुलर इशू आए, जैसे स्वामी सदानंद कॉलेज से भी आया और बाकी कॉलेज से भी आए, उनको भी हमने रखा। डिस्प्लेसमेंट के मुद्दे पे सारे लोग बाकी भी हमारे साथी हैं और अलग अलग विभिन्न संगठनों के साथी, उन्होंने भी साथ दिया इस मुद्दे के ऊपर और ये प्रशासन के सामने इस बात को रखा गया। लेकिन अभी भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो छूटे हुए हैं या जिन पे हमें बहुत पुरजोर कोशिश करने की ज़रूरत है। वो एक पहला मुद्दा तो मैं इसको कहूँगा कि जो प्रमोशन हुए, लेकिन प्रमोशन का जो रियल फल था वो हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि प्रमोशन में पे फिक्सेशन जो हुआ वो यूनिवर्सिटी अपने तरीके से, मनमाने तरीके से किया है। अगर आप यूजीसी का 2018 का मिनिमम क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन पढ़ें तो उसके हिसाब से एक पे लेवल से दूसरे पे लेवल में किस तरह से प्रमोशन होता है, और प्रमोशन जो है वो पे लेवल से होता है। और उसमें रूल है कि पहले एग्जिस्टिंग जो है हमारी सेल, उसी में नॉशनल इंक्रीमेंट देके और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी जो लेवल है उसके ऊपर प्रमोट किया जाता है। लेकिन यहाँ नॉशनल प्रमोशन को पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है खारिज कर दिया है, जो 10 से 11 और 11 से 12 लेवल के जो प्रमोशन थे, और जिसके कारण हर टीचर की सैलरी में लगभग 8-9 हज़ार का पर मंथ फ़र्क पड़ रहा है, जो कि आप पूरे उसके कार्यकाल में पता लगा सकते कितना है। इस पर मैंने रजिस्ट्रार साहब से भी बात की, जॉइंट रजिस्ट्रार से भी बात की। उन्होंने कहा ये प्लेसमेंट है, जबकि उस पूरे डॉक्यूमेंट में प्लेसमेंट वर्ड कहीं नहीं यूज है। पूरे डॉक्यूमेंट में आप देखोगे कि कैश प्रमोशन, व्हाट इज़ द कैश प्रमोशन एलिजिबिलिटी, कैश प्रमोशन में कैसे पे फिक्सेशन होगा। तो ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा मुद्दा है जो किसी एक इंडिविजुअल का नहीं, बाकी सारे जो टीचर्स हैं जिनके प्रमोशन हुए हैं
लेवल 10 से लेवल 11, लेवल 11 से लेवल 12 के लिए, उन सबको अफेक्ट करता है। दूसरा एक एनोमलीज जो इस नोटिफिकेशन में 2018 वाले में थी, वो ये थी कि स्टेपिंग अप का जिन टीचर्स ने विद पीएचडी ज्वाइन किया और जिन्होंने पीएचडी जो है बाद में की है 11th लेवल में आके या 12th वाले लेवल में आके, तो उनकी जो इंक्रीमेंट मिला है तो उनकी सैलरी ज़्यादा हो जाती है। और इस कारण दोनों टीचर जिनकी सेम क्वालिफिकेशन है, सेम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, उनके पे लेवल में अंतर है। ये मुद्दा है जिस पे हमें विचार उठाना है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा इशू है वो है डिस्प्लेसमेंट का, जैसे वेंकटेश्वरा कॉलेज में हुए, रामजस कॉलेज में हुए, लक्ष्मीबाई कॉलेज में हुए, जिससे सब लोग आहत हैं। हो सकता है कोई एक ग्रुप जो बहुत ही खुश हो रहा हो या जिसको बड़ा अच्छा लग रहा हो, लेकिन कॉमन टीचर जो है आहत हैं। और ये बड़ा दुखदाई होता है कि जो पूरा डूटा के मूवमेंट और जो हम सब की मेहनत को किस तरह से इसमें फेल किया गया है। तो इसमें भी जो है एकेडमिक काउंसिल में ये मुद्दा मैं जोर शोर से उठाने की कोशिश करूँगा। पास्ट सर्विस काउंट की लेकर के बात करते हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय के पढ़ाए हुए शिक्षकों की बात करें तो उनके 4 ही साल काउंट होते हैं, लेकिन उसी आधार पर जब वो एसोसिएट के लिए दूसरे विश्वविद्यालय में अप्लाई करते हैं तो हम उनको पूरा अनुभव जो है मान लिया जाता है और उसके आधार पर उनको एसोसिएट और प्रोफेसरशिप भी मिली है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, ये जो 4 साल का ही एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में, ये अपने आप में पूर्णतः बड़ा ही डिस्क्रिमिनेटरी है, आर्बिट्रेरी है। बिकॉज अपॉइंटमेंट नहीं हुए, इसमें किसी कैंडिडेट का कोई जो है दोष नहीं है। 15 साल जिसने टीचिंग की, अपने लाइफ के 15 साल डिवोट किए, इस विश्वविद्यालय को समर्पित किए, और अब उनके एक्सपीरियंस को आप पूरी तरह से दरकिनार करके केवल 4 साल ले रहे हैं, तो उनके पूरे करियर के ऊपर इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है कि वो कभी भी पूर्णतः सेटिस्फाई नहीं होंगे। और ये अपने आप में किसी भी तरह से इसको आप जस्टिफाई साबित नहीं कर सकते। जबकि जैसा कि आपने कहा बाकी जगह पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते वो पूरा जो है काउंट होता है, तो यहाँ पे भी ये काउंट होना चाहिए। और इसके ऊपर भी मैं ज़रूर विचार अपना जो है एकेडमिक काउंसिल में रखूँगा। और शिक्षकों से आप क्या अपील करेंगे कि मेघराज जी को क्यों वोट किया जाए? देखिए, मैं सभी शिक्षक साथियों से अपील करना चाहता हूं कि आपने मेरा पीछे का भी रिकॉर्ड देखा है और उसमें भी मैंने जितना काम किया उसको मैंने सब लोगों के सामने पहुंचाया। जब भी कोई एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग होती है, जितने मेरे पास नंबर है या सोशल मीडिया है, उसके द्वारा मैं सबसे पहले ओपिनियन लेता हूं कि किसी भी शिक्षक साथी की कोई इन एजेंडा के ऊपर अगर कोई कंसर्न है या उसके साथ ही अगर वैसे कोई पर्सनल एकेडमिक कंसर्न है तो मुझे ज़रूर बताएं, जो मैं इस मीटिंग में रखूं। उसके साथ ही जब भी किसी का पर्सनल कोई इश्यू होता है एकेडमिक से रिलेटेड, तो वो भी मैं अथॉरिटीज़ में हूं। जैसे कि रिसेंटली लॉ फैकल्टी के अंदर 70 पोस्ट थी, विदाउट रिजर्वेशन रोस्टर वो एडवर्टीज हुई, लेकिन मैंने लेटर लिखा भी वाइस चांसलर को, उसके बाद में बाकी लोगों ने भी कोशिश की और फाइनली आज सुबह ही पता चला कि उसमें जो है रिजर्वेशन के हिसाब से ही इंटरव्यू हुए, उसी हिसाब से जो है सीटें बाइफरकेट हुई और उसी हिसाब से उन पे ऊपर जो है एम्प्लॉयड किए जाएंगे। इसी के साथ ही जो डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज ये सबसे बड़ा मुझे आघात पहुंचाता है कि किस तरह से हमारे जो साथी थे जिनके साथ हमने जो है एब्जॉर्प्शन की लड़ाई लड़ी और आज भी हम एब्जॉर्प्शन के साथ खड़े हैं। पीछे भी हम एनटेक का यही स्टैंड रहा है कि अगर इंटरव्यू होंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और उस डिस्प्लेसमेंट को रोकने के लिए जो है हम किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से कोशिश कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस में उसके नकारात्मक परिणाम निकले हैं और उसको सही करने की हमें आवश्यकता है। और डिस्प्लेसमेंट के पीछे आप सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? देखिए, डिस्प्लेसमेंट के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो हमारा जो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर है डूटा के थ्रू, जो एक ट्रेड यूनियन है, वहाँ पे मैं पूरी तरह फेल्योर दिखाता हूँ। डूटा अगर इसको एक्टिवली काम करती, एज ए माउंट सर्विस इसको ना लेके एक मूवमेंट बनाया जाए
और मूवमेंट वो इतना कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यू प्रेशर होना चाहिए, बिकॉज हम ट्रेड यूनियन है, ये कोई कोर्ट नहीं है जहाँ पे आप लीगलिटी नॉन लीगलिटी देख रहे हैं। हम अपनी मांगे किस तरह के, जैसे किसानों ने अपनी मांगे रखी, उन्होंने ये नहीं देखा कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ रिपील पार्लियामेंट ही कर सकता है, उन्होंने रखा कि हमें ये कानून नहीं पसंद है। उसी तरह से अगर हम लोग भी रखें कि जीरो डिस्प्लेसमेंट की पॉलिसी के ऊपर हम लोग इंटरव्यू अगर आप इंटरव्यू में ये कहते हैं कि हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं करवाना है, हमें जो है जितने भी लोग यहाँ पे इंटरव्यू देने आ रहे हैं, जो एडहॉक साथी पढ़ा रहे हैं, उनको आप कंसीडर करिए, बेस्ट कंसीडर करिए, और आप कोशिश करिए कि उसको पूर्णतः जो है उनको नियुक्ति मिले। बहुत सारी सीटें खाली भी हैं, उन पे भी हो सकता है, तो वो ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। हम इंटरव्यू के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बिकॉज एडहोकिज्म हमने देखा है और हम सबको पता है कि एडहोकिज्म का पेन क्या होता है, किस तरह से जो है ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। वुमेन एम्प्लॉयज़ अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, मैटरनिटी लीव का भी पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, फॉर्चुनेटली अब उनके पास है। तो एडहोकिज्म को ख़त्म करने के लिए अगर इंटरव्यू पूरा डूटा ने सहयोग के साथ कहा है, तो उसमें कम से कम ये तो कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा होता अब अगर एब्जॉर्प्शन के साथ ही रहे, लेकिन अब एब्जॉर्प्शन, क्योंकि बहुत जगह पे इंटरव्यू चल रहे हैं, बहुत जगह पे तो डिस्प्लेसमेंट हो ही चुका है, और बहुत जगह पे एडवर्टीजमेंट के साथ इंटरव्यू होना है। तो अब कोशिश ये होनी चाहिए कि जिन कॉलेजेस में हो रहा है, कम से कम हम लोग सब साथी मजबूती से खड़े रहें ताकि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो। और मेरा जो बैलेट नंबर है 32 है, लास्ट नंबर, और मुझे अपना फर्स्ट प्रेफरेंस देकर विजयी बनाएं, इसी उम्मीद के साथ आप सबको